हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। थर्सडे वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी और आज हमने खुलते ही वर्डिक्ट दिया जो कल फेड का आउटकम आया। पहले बता देता हूं फेड ने क्या करा था। 75 बेसिस पॉइंट्स का तीसरा हाइक, मतलब तीसरा 75 75 75 ये थर्ड टाइम हाइक। तो ये एक्चुअली कंटिन्यूसली पांचवा हो गया। तो जैसा बाजार एंटिसिपेट कर रहा था 75 बेसिस की तरफ ही फेड बढ़ा, ना कि बीच में जो अटकने लग रही थी शायद 100 बेसिस पॉइंट जाएगा। पर 100 नहीं गया, लेकिन आगे की कमेंट्री थोड़ी सी और दिक्कत वाली कर दी। फेड कहता है कि यहां से 125 बेसिस पॉइंट्स का इसी साल और हाइक। इसी साल नवंबर और दिसंबर की 2 बैठक बची हैं, तो शायद एक और 75 बेसिस पॉइंट्स आएगा। उसके बाद शायद दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट आएगा। ऐसा अब स्ट्रीट फैक्टर इन कर रही है। 25 बेसिस पॉइंट का तड़का और बढ़ गया नवंबर के लिए। वो हॉकिश फेड, यूएस में प्रेशर बना, हाई से 800 850 पॉइंट डाउ घूमा, 500 550 पॉइंट गिरा, मूड बिगड़ा हुआ था। आज यूएस फ्यूचर्स फिर कमजोर हैं, तो हमने भी कमजोर शुरुआत करी। पर हमारा बाजार अपनी चाल चल रहा है, मस्ती में है। हम शुरू तो दबाव के साथ हुए। आज का इंटरडे चार्ट दिखाइएगा और वो रिकवरी फ्रॉम लोज भी दिखाइएगा, तो आपको समझ में आएगा। हम इन ग्रीन ऑलमोस्ट पहुंचते हुए निफ्टी में 0.08%, महज 13-14 पॉइंट की कमजोरी, दिन के लोज से 125 अंकों की जबरदस्त रिकवरी, 3/4% दिन के लोज से रिकवर कर गया भारतीय बाजार। इस तरह का मूड, इस तरह का मोमेंटम है। निफ्टी बैंक आधे, एक शेड वीक है। निफ्टी बैंक आधे % का दबा। एक बार वो कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा निफ्टी की। भाई बैंक थोड़े से वीक विकेट पे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे बढ़िया तरीके से आते हुए। कल आपको याद होगा ये कंजम्पशन थीम तूल पकड़ रही थी। आईटीसी एचयूएल बढ़िया करके गए निफ्टी में। आज भी देखिए कहां से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। कोई आईटीसी एचयूएल वो बीटन डाउन आईटी रिकवर कर रहा है। अब वो रुपए की कमजोरी एक बहाना बन गया, या बहुत पिटे हुए स्टॉक्स थे, आज घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो टीसीएस, इन्फोसिस अब इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं, तब जब पॉवेल साहब, फेड के चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं मुझे खुद नहीं पता रिसेशन कितना डीप आएगा, कितनी दिक्कत आएगी, कब आएगी, कितना लंबा चलेगा। उन सब कंसर्न्स के बीच में आप देखिए आईटी एक लड़खड़ाती शुरुआत। अब हर टिक के साथ मोमेंटम आईटी पर। एक एफएमसीजी हैवीवेट्स, कंजम्पशन हैवीवेट्स कह लीजिए, और दूसरा आईटी। ये पॉकेट्स हैं जो अब बाजार के सपोर्ट करती हुई आपको नजर आएंगी। अच्छा, मैं वीरू के पास जाऊं बातचीत करने के लिए, उससे पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट। वो रुपया बार बार टिकर टीम स्क्रीन पे लेकर आ रही है। 80.48 के लेवल्स, 2/3% की कमजोरी के साथ रुपया इस समय कामकाज करता हुआ। ये रिकॉर्ड लोज है रुपए के, यानी कि इससे पहले हमने डॉलर के सामने रुपए के स्तर नहीं देखे। अपने रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया इस समय कामकाज करता हुआ। तो ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा सर से रिक्वेस्ट करी, शर्मा सर ये कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, एक बार समझा दें। शर्मा सर, ये पूरी तरह से जो कल शाम का आउटकम, वो फेड का हॉकिश होना, डॉलर इंडेक्स का जंप करना, ये वही रिफ्लेक्ट कर रहा है रुपए पे, और भी दिक्कतें सामने है? देखिए, रुपये का जो मूवमेंट हुआ है वो बाकी करेंसी के हिसाब से ही मूव हुआ है। जो कल पॉवेल ने जो यूएस इंटरेस्ट रेट को 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के लाइन में ही थी, और उसके साथ उन्होंने जो बताया कि और 75 बेसिस पॉइंट नवंबर में और 50 बेसिस पॉइंट दिसंबर में, वो फैक्टर थोड़ा मार्केट को थोड़ा हिट हुआ है। जो आप देखेंगे यूरो और पाउंड भी काफी बीटिंग है, और डॉलर इंडेक्स और एक काफी न्यू हाई ऑफ 111 पहुंच गई है। तो रुपये में भी उसका इम्पैक्ट आना था। आप देखेंगे यूएन, चाइनीज युआन भी वीक हुआ है, और लेकिन रुपये में जो वीकनेस है हम बोलेंगे काफी कम है कंपेयर टू बाकी करेंसीज में। तो फिलहाल आरबीआई डेफिनेटली साइडलाइंस में है, दे वॉच कर रहे हैं। आज देखेंगे कहीं कितना लेवल तक रुपया जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम एक इंटरवेंशन एक्सपेक्ट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इक्विटी देखोगे, जैसे आप बता रहे थे कि इक्विटी इंडेक्स जो खुल के अभी काफी रिकवर हुआ है, तो इंडिया में जो इम्पैक्ट आ रही है थोड़े कम है कंपेयर टू अदर इकोनॉमी, जहाँ पर उनके भी वहाँ भी इन्फ्लेशन आई है और रेट हाइक भी बढ़ रही है। लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन थोड़े मॉडरेट है, और जो अभी जो कमोडिटी प्राइस भी थोड़े कम हो रही है। अपने क्रूड के प्राइस थोड़े कम हुए, गोल्ड के प्राइस, कॉपर के प्राइस भी कम है, तो वी में गेट एक एडवांटेज मिलेगी इन करेक्शन के कारण। बट हाँ, ये नीजक रिएक्शन जो रुपया के हिट
मोमेंटो है वो थोड़े टाइम तक रहेगा, वीकनेस रहेगी और जो नॉर्मल ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से रुपया फॉलो कर रहा है। ना ठीक है, रुपया यहाँ जो- रेजिलेंट रहा है, रुपया अपनी बाकी पीयर्स से बेहतर करके दिया डॉलर के सामने, सच है। आप कह रहे हो दिन के दौरान हो सकता है आरबीआई का इंटरवेंशन हो, कहां संभले अलग बात, वो इंटरवेंशन वो फॉरेक्स रिजर्व से दिख भी रहा था जो डिप्लीट हो रहे थे। दूसरा, अब आरबीआई के पास दूसरा जो बड़ा हथियार है वो अब आना है, क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट जो हमारा होना है, उसके थ्रू शायद आउटफ्लोज को रोकने की कोशिश होगी। रुपए का बाजार कहते ज्यादा डेप्थ रखता है हमारी इक्विटीज से, तो रुपए का बाजार क्या फैक्टर इन कर रहा है? अगले हफ्ते आरबीआई क्या करेगा, कितनी दरें बढ़ाएगा, ये लोग आप लोग क्या मान के चल रहे हो? लेकिन देखो आरबीआई भी जो 40 to 50 बेसिस पॉइंट का हाइक इंडिकेट किया है, लेकिन इन्फ्लेशन उतनी बड़ी नहीं है, तो शायद एक सरप्राइज भी हो सकता है कि वो एक 30-40 बेसिस पॉइंट अगर हाइक करेंगे तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और उसके कारण इंडियन इक्विटी में एडवांटेज आ सकती है। तो आज जो इम्पैक्ट हुए यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक जो एक्सपेक्टेड लाइन के हिसाब से नीचे हुआ है, लेकिन मुझे तो लगता है ये जो अपमूव 1-2 दिन में सेटल होकर करेक्ट हो जाएगी और इक्विटी में अगर समझो पॉजिटिव रहेगी तो और करेक्ट हो गया। एंड देन अगर रेट हाइक जो अगर 50 है उससे नीचे आएगी तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो नेक्स्ट ये 1 वीक थोड़ा रुपया साइडवेज टू वीकर नोट में रहेगा, बट उसके बाद तो मुझे लगता है कि एक बार और रुपया 80 के नीचे एक बार आ सकती है। चल सकता है भाई, 80 के नीचे आ सकता है। दिन के दौरान देखते हैं इंटरवेंशन किस तरह का आता है, अब पॉलिसी पे नजर भी रहेंगी अब इसके चलते। लेकिन सुब्रमण्यम सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वीरू, मार्केट्स पे लौटा जाए जरा। 17,700 के लेवल्स खुलने के बाद दमखम तो दिखाया, अब 45 मिनट डाउन द लाइन, 45 का 50 हो गया, 50 मिनट डाउन द लाइन कैसे प्लेस नजर आ रहे हैं भाई एक्सपायरी के लिए? देखिए आशीष, ये जो अभी तक टिकने की कहानी ये थी आशीष, जो सुबह में मैंने कही थी कि इसी रेंज में वो सारी इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग विजिबल है। जब हम सितंबर में आ रहे थे और बार बार हमने इस रेंज से जब पुल बैक दिया, आप यकीन मानिए पिछले 3 सेशंस में यहीं पर पुट राइटिंग बहुत थी। तो बेस ने काम किया, 531 की ट्रैजेक्टरी से हम काफ़ी ऊपर रहे और हमने जाके स्ट्राइक किया 671 को। मैं फिर कह रहा हूँ 671 और 710 इस रेंज, ये करीब करीब समझ लीजिए मोटा मोटी हो गई करीब 40 पॉइंट की रेंज। इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और अराउंड 11 या 12 या 1250 के आसपास अगर इस रेंज से हम शूट अप होते हैं तो हम अच्छा पैसा ऑन द लॉन्ग साइड बना पाएंगे। करीब करीब आपको हायर लेवल्स पे उन सर्कमस्टेंसेस में मिल जाएगा 731, 791, 800 के ऊपर नहीं ज़्यादा मैं सोचूंगा, क्योंकि वहाँ पे आज वीकली कॉन्ट्रैक्टर कॉल राइटर भी है। बट अभी आशीष, स्पेशली इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी और उसके पुट राइटर्स ने पिछले 3 दिन में जो काम किया है उसको देखते हुए मैं शॉर्टिंग की राय आज नहीं दूंगा। स्पेशली फोकस ऑन 671, 710, ये रेंज बाइसेक्ट होती है तो एक अच्छा स्विंग ऑन द हायर साइड जो कि मैंने डिफाइन किया अभी कुछ देर पहले, वो मिल सकता है आशीष। चलिए, ये हो गई बढ़िया सी मार्केट की कमेंट्री। कुछ ही देर में मार्केट बिग वॉइस की कड़ी में हम लोग गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह साहब के पास दिखेंगे स्क्रीन पे आपको। बस गौतम सर, आ रहा हूं आपके पास, जरा कुछ 10 के दमदार ट्रेड ले लिए जाएं। दिखाइए स्क्रीन पे। आज हैं इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्सा और निर्मल बंग की स्वाति होतकर। आप दोनों का स्वागत है। स्वाति, क्या नजर में, क्या रडार पे आज की रेजिलियंस आपको कैसी लगी और कौन से दमदार ट्रेड आइडियाज हैं? Yes, good morning आशीष जी एंड वीरू जी। ओवरऑल इस मार्केट में व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि निफ्टी का अगर हम देखेंगे रैली, आज का रैली लो से हम लोग ने काफी अच्छी पुल बैक रैली देखी है, बट आई बिलीव कि ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं होगी। अपसाइड 17,700, 17,770 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक वो पार नहीं करता है तब तक हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने नहीं मिलता है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी भी अभी चल रही है, काफी कॉशियसली चल रही है, ज्यादा कुछ पुल बैक रैली हमें देखने नहीं मिल रहा है। तो आई बिलीव कि प्रोबेबली हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। ये पुल बैक थोड़ा सा शॉर्ट लीव्ड होगा। कमिंग टुवर्ड्स स्टॉक स्पेसिफिक, ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, खूब अच्छे स्टॉक्स में हमें मोमेंटम देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है फिलहाल अभी ट्रेंडिंग में HUL मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट 2 वीक में हम लोग ने सेल ऑफ देखा था, आज के वीकली कैंडल के हिसाब से उसने पूरा कवर अप किया है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज उसके ऊपर वेल प्लेस्ड है। तो HUL में मुझे काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नजर आ रहा है। इवन मार्केट गिरेगा तो भी ही विल बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू रिमेन इनटू योर पोर्टफोलियो। तो करंट लेवल पे HUL बाय करना चाहिए। 2750 का टारगेट देखती हूँ मैं, 2600 का स्टॉप लॉस रखिएगा।
ओके, रखिए HUL। एक ही आज का पिक? नहीं, और एक पिक है आशीष जी, अभी बता दूं। हाँ हाँ, इंतजार है। यस आशीष जी, सेकंड पिक मेरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग ने लास्ट फॉल देखा है मिड ऑफ 2021 से ऑलमोस्ट लो लेवल 600 तक देखा है, एंड उसका रिट्रेसमेंट हो चुका है, जो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो वीकली स्टॉक काफी फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से अपवर्ड मोमेंटम में आ रहा है, तो ट्रेंड चेंज हुआ है मैकडॉवेल्स में, तो मुझे लगता है इसमें भी पोटेंशियल है अपसाइड में 920 915 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 855 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 950। ओके गौरव, आपके 2 ट्रेड्स आज मॉर्निंग के क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के जो ट्रेड्स हैं, फर्स्ट उसमें से होगा बजाज फाइनेंस। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो 7,700 एक काफ़ी क्रिटिकल एरिया था, बार बार वहाँ पे आके अटेम्प्ट करता है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज अगर देखें तो कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे आप चर्चा भी कर रहे थे कि जो एक अच्छी उछाल हमको देखने मिली है, तो आउट परफॉर्मेंस के साथ में अगर आप रहेंगे तो चांसेस है कि पैसा बन जाए। और यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस बजाज फाइनेंस की सो फार हमको देखने मिली है। बजाज फाइनेंस में अच्छा ब्रेकआउट है, ओआई एडिशंस भी है, और पॉइंट फिगर चार्ट से भी इसमें ब्रेकआउट हमको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 7,600 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, तकरीबन 125 पॉइंट्स का नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में आप 7,900 के लेवल्स के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। दूसरा जो रिकमेंडेशन होगा वो है अशोक लीलैंड का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिलता है डेली और वीकली चार्ट्स पे। एक राइजिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट भी है, उसको सस्टेन करके ऊपर जा रहा है। वो ब्रेकआउट से जो लेवल्स थे 158 159 के थे, अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 अटेम्प्ट जो है वो एक्जैक्टली 158 59 आता है, और वहां से फिर से 162 163 जा रहा है, तो वही आपका स्टॉप लॉस होगा 157 158 का। ऊपर में 175 के लेवल्स के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। सब डोमेस्टिक स्टोरीज हैं जो एक्सपर्ट्स, और स्क्रीन भी वही कह रही है चीख चीख के। HUL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोई बजाज फाइनेंस, कोई अशोक लेलैंड, ये वो प्रेफर्ड प्लेस। ये हैं 10 के दमदार ट्रेड। सारे ट्रेड्स के टारगेट्स और खास तौर पे स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर प्लीज नोट डाउन करिएगा। और अब मार्केट बिग वॉइसेस की बारी, और दिखाइए गौतम सर को स्क्रीन पे। गौतम सर हाय, गुड मॉर्निंग। ये वो थोड़ा सा नर्वस आ रहे हैं हम 18,000 या फिर नए हाइज के आसपास। ये करना क्या, डायरेक्शनली आप लोग मार्केट्स पे कॉल क्या ले रहे हो, और ये दिवाली नए हाइज वाली हो सकती है क्या गौतम सर? गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड टाइप ऑफ सेटअप है, क्योंकि इस मार्केट को 2 नजरिए से देख सकते हैं। एक नजरिया तो ये है कि दुनिया इतनी खराब शेप में है, मैं इक्विटी मार्केट्स की रेफर कर रहा हूं, और उसके बावजूद निफ्टी 17,700 800 के लेवल पे है। और दूसरा नजरिया ये है कि जो सारे जो हमारे पॉजिटिव्स थे, जिसके कारण निफ्टी ये 3,000 पॉइंट का रैली हमने देखा 15,200 से 18,000, आई थिंक वो सारे फैक्टर इन है। और ऐसा हो नहीं सकता है कि हम 18,000 18,600 को क्रॉस कर जाए और जो बाकी के जो मार्केट्स है वो 52 वीक लोस के आसपास चलते रहे। सो एक डिस्कनेक्टेड सी वर्ल्ड है, बट मेरा मानना है कि जो कंसोलिडेशन सितंबर से चालू हुआ वो अभी चल रहा है। बीच में थोड़ी बहुत तेजी आती है, ऊपर में सेलिंग आ जा रही है, नीचे में वीकनेस आती है तो बाइंग आ जाती है, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी इंटैक्ट है। सो ये एक अच्छी सी कंसोलिडेशन है। आई थिंक ये अच्छी बात है कि मार्केट इतने हेल्दी वे में कंसोलिडेट कर रहा है, और मुझे यहाँ से कोई बड़ी तेजी नहीं दिखती है इंडेक्स लेवल पे, क्योंकि अगर आप इंडेक्स के स्टडीज को देखें तो ये 18,000 18,100 का जो जोन है, इट इज अ मेगा रेसिस्टेंस। सो जब तक हम इसको क्लोजिंग बेसिस पे क्लियर नहीं करते हैं तो नेक्स्ट राउंड ऑफ स्ट्रेंथ हमें नहीं देखने को मिलेगी। और नीचे में 17,500 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो अगर वो ब्रेक करता है कभी ना कभी तो फिर मार्केट में एक वीकनेस आ सकती है। तो 17,500 18,100 का रेंज है। मुझे लग रहा है कि अगले 5 7 10 दिन हम इसी रेंज में रहेंगे, और डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ग्लोबल मार्केट्स डू दूसरी मूव आएगी। सो इस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, थीम स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स और लार्ज कैप्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट्स के कारण मूवमेंट्स डे टू डे बेसिस पे आएगी, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है ट्रेडिंग करने। मतलब एग्जैक्टली वही मैं पूछ रहा था। देखिए, हमने काफ़ी रेजिलेंस दिखाई है, लेकिन हम ग्लोबल सेटअप से बहुत देर तक बहुत दूर अछूते नहीं रह सकते। लेट्स टॉक अबाउट यूएस। आई मीन, जिस प्रकार से यूएस की प्लेसमेंट है, डाउ की जिस प्रकार से प्लेसमेंट है, आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी मल्टीपल इंस्टेंसेस में, कभी भी अगर आप देखें, आई मीन 3 इंस्टेंसेस में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो 2008 हो, या फिर उससे पहले .com हो,
200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हमेशा रिस्पेक्ट दी है, लेकिन इस बार कल का एग्जैक्टली लो वही था जो कि हमने जून में हेल्ड कर लिया था। वो अगर टूट गया या फिर ये 31,000 की या 29,700 की ट्रेजेक्टरी टूट गई तो यूएस कितने बड़े डाउनसाइड के लिए पॉइज्ड है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, यूएस अभी भी एक बेयर मार्केट में है और आई थिंक जो 2 महीने की जो तेजी आई थी दैट हैज गॉट सोल्ड इनटू कंप्लीटली। अगर आप टॉप स्टॉक्स को देखें, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, इस सब को देखें तो सबके चार्ट्स खराब है और मुझे लग रहा है कि यूएस मार्केट्स में नई लोज आ सकती है। 3600 3650 का जो सपोर्ट है S&P 500 का, वो ब्रेक कर सकता है। अगर वो होता है तो इंडिया खड़ा नहीं रह सकता बियॉन्ड अ पॉइंट। सो आई थिंक ये हमारी सबसे बड़ी कंसर्न है जो हम सब्सक्राइबर्स को भी पिछले 7-10 दिन से बता रहे हैं और इसीलिए हम 80% कैश में भी है ट्रेडिंग पोजीशंस में और थोड़ा सी वेट एंड वॉच मोड में चले गए हैं। और नॉट ओनली यूएस, अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को भी देखें तो वो भी 2-3% दूर है अपने जून लोज से। सो जो इतनी बड़ी जो बीच में जो तेजी आई थी, सबका जो 61.8% रिट्रेसमेंट का जो सपोर्ट था वो टूट गया है। यूएस का टूट गया है, यूरोप का टूट गया है और एशियन मार्केट्स का टूट गया है। चाइना में ब्रेकडाउन है, हांगकांग अच्छा नहीं कर रहा है, ताइवान के चार्ट्स खराब है। तो एक वर्ल्ड इक्विटीज जब इतने खराब स्पेस में है तो इंडिया बियॉन्ड अ पॉइंट आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा और मुझे लग रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर भी वीकनेस आएगी, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए। आप लोगों ने यूएस की बात छेड़ दी, आपने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए, तो फिर आईटी से पॉकेट्स में उसकी शुरुआत करता हूं। आईटी इंडेक्स देखकर या टीसीएस इन्फोसिस के चार्ट्स को स्टडी कर गौतम सर कॉल क्या लेना बन रहा है? अच्छा एंट्री पॉइंट नजर आता है या लग रहा है दिक्कतें और बढ़ने का डर है इन स्टॉक्स में? देखिए, आईटी काफी हद तक नैस्डैक के साथ चलता है और क्योंकि नैस्डैक का इंडेक्स इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आईटी स्टॉक्स यहाँ पर भी चल नहीं पा रहे हैं। इसमें कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट हमने ये देखा है पिछले कुछ महीनों में और पिछले कुछ क्वार्टर्स में कि ये होते आ रहा है। और अगर आप आईटी इंडेक्स का चार्ट देखें तो 26,500 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसी लेवल से हम 3-4 बार घूमे हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, तो यहाँ पर एक बार एक टेम्पररी सपोर्ट जरूर आ रही है। शॉर्ट टर्म में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो यहाँ से घूमेगा, बट अगर आप मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हैं इन्वेस्टमेंट पोजीशंस के हिसाब से तो ज्यादा डाउनसाइड है नहीं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छा है। मिड कैप आईटी में हमने हमेशा से कहा है कि केपिट टेक्नोलॉजी हमारी फेवरेट पिक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स हमें अच्छा लगता है, बिरला सॉफ्ट में यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, एलटीआई एलटीटीएस के सेटअप्स काफी अच्छे हैं और जो लार्ज कैप आईटी है उसमें कोई मेजर तेजी और मंदी दोनों नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टर है तो इस लेवल्स पे आप पोजीशन बनाइए, बट अगर आप मोमेंटम को चेस करना चाहते हैं तो अभी भी आईटी से दूर रहिए। इंडिविजुअल अलग बात, लेकिन आईटी से अभी भी दूर रहना है। जब तक नैस्डैक के स्टेबिलिटी के साइंस नहीं नजर आए तब तक कहाँ एक्चुअली कोरिलेशन है। हम रोज सुबह चर्चा करते हैं कि नैस्डैक आज 400 पॉइंट गिरा, आईटी दबाव में रहेगा, दिखता है दबाव में, तो ठीक है कोरिलेशन बैठता है और अभी थोड़ा सा दूर रहने की सलाह। दूसरा जो ज्यादा हैवीवेट और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉकेट गौतम सर, वो निफ्टी बैंक, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस उस पॉकेट में। अब वो निफ्टी बैंक को देखकर, उसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखकर क्या लग रहा है, ये आउट परफॉर्मेंस कब तक कितना चलेगा या कुछ थकावट के इंडिकेशंस आने शुरू हुए? आप कैसे रीड कर रहे हो जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को चेक कर रहे हो? तो देखिए, निफ्टी बैंक को देख के थोड़ा सा डर लगता है। आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि मैं जब भी आपके चैनल में आया हूं पिछले 3-4 महीनों में, मैंने हमेशा कहा है कि बैंक निफ्टी एक ऐसा सेक्टर है जो आउट परफॉर्म करेगा और हमने 41,800 का टारगेट रखा था क्योंकि वो प्रीवियस हाई था। और आप नोटिस किए होंगे पिछले 4-5 दिनों में वो 41,800 तक गया और वहां से हमने सेलिंग प्रेशर देखी। तो ये जो साइकिल जो शुरू हुआ था 3 महीने पहले 32,500 के लेवल से, वो एक ऑलमोस्ट वर्टिकल वे में 32,500 का हम 41,800 देख चुके हैं और जो चार्ट्स है वो काफी वीक हो चुके हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इस लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। 41,800 के बियॉन्ड तेजी नहीं लगती है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी को लीड किए थे वो काफी ओवरबॉट हो चुके हैं। तो अगर बाजार यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है, निफ्टी ब्रेकडाउन देता है, तो इट विल बी लेड बाय द बैंकिंग स्टॉक्स। सो अगर आप 3 बड़े पॉकेट्स देखिए मार्केट में, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटी और बैंक्स, सो तीनों ही एक ऐसे पोजीशन में आ गए हैं जहां पर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखता है और इसके कारण भी मुझे लग रहा है कि 18,100 क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ये पिछली बार से इस बार गौतम सर थोड़ी तस्वीर और टोन बदल गया है सब। आप निफ्टी पे अनसर्टेनिटी की बात, आईटी से दूर रहने की बात, बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग की बात कर रहे हो
हमने पिछली बार थोड़े से बुलिश कमेंट्स वाकई प्ले आउट वैसे ही हुए थे, अब थोड़ा अंडरटोन थोड़ा सा मुझे कॉशियस ज्यादा लग रहा है। तो फिर आप कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स, पैसा तो आ ही रहा है, आपके पास भी आ रहा होगा, फिर वो चैनलाइज कहां हो रहा है? देखिए, पैसा आई थिंक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जा रहा है, क्योंकि वहां पर कई स्टॉक्स है, कई सेक्टर्स है, थीम्स है जो चलते आ रहे हैं। ऑटो एंसिलरी को देखिए, इतनी बड़ी तेजी वहां पर आई है और अभी भी मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग रहेगा। सीमेंट को देखिए, जो एसीसी ने किया, अंबुजा ने किया, जेके लक्ष्मी सीमेंट ने किया, जेके सीमेंट कर रहा है। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी थीम है जो अगले 3 से 6 महीना 9 महीना चलेगी। तो सीमेंट में ध्यान दीजिए। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अभी भी अच्छा लगता है, बट क्या है, थोड़ा सा हाई बीटा है, तो बाजार गिरेगा तो ये भी थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड इसकी अच्छी है। और सिलेक्टिव मिड कैप्स अनलॉक ट्रेड में देखिए, इंडियन होटल्स हमारा फेवरेट है। हम 1 साल से आपके चैनल पे हर बार बोल रहे हैं कि इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो 330 के लेवल पे अभी भी खड़ा है मार्केट में, चाहे करेक्शन आए या नहीं आए। तो आई थिंक एकदम स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। ये सब जो मैंने 4-5 थीम बताए, आई थिंक उसमें अगर आप काम करें, और इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स और जनरल इंडस्ट्रियल्स का जो इतना बड़ा बास्केट है, आई थिंक ये भी एक अच्छा स्पेस है जिसमें स्ट्रेंथ मिलेगी। सो देखिए, डीकपलिंग के बारे में लोग बात करते हैं, बट 1-2 दिन अगर इंडिया में खराब हो जाए ना, और सपोर्ट लेवल्स अगर ब्रेक हो जाता है ना, तो पूरी सीन चेंज होने में टाइम नहीं लगती है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रख के काम कीजिए। भैया, तो भैया ये बात सही है, डीकपलिंग, अपनी चाल, रेजिलिएंट, 2 दिन मामला गड़बड़ाएगा तो सब भूल जाएंगे इस तरह की बातें। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल कॉशियस और बहुत सिलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। गौतम सर ने पॉकेट्स हाईलाइट कर दी, ऑटो एंसिलरी, सीमेंट में आपने अंबुजा की बात छेड़ी। गौतम सर, अंबुजा अभी भी क्योंकि अब बड़े कंसर्न्स है, बहुत स्ट्रीट डिवाइडेड है कि किसी एक्स कॉन्ग्लोमरेट का पार्ट बन गया है, बहुत बुलिश व्यूज बन रहे हैं, पर वैल्यूएशंस, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहती हैं बहुत रिच हैं, और उस बीच इस तरह की खबरें कि प्लेज कर देना, फिर वो एएसएम में चले जाना। कंफ्यूज है अंबुजा को लेकर। नहीं सर, देखिए, चार्ट्स एकदम कंफ्यूज नहीं है। आई थिंक हमने तो अंबुजा को 1-1.5 महीना पहले कवर किया था। एसीसी को भी हम लोग ने बिग कैच आइडिया के नजरिए से कवर किया था, और मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने का थीम है। हाँ, शॉर्ट टर्म में काफी चल गई थी, तो ये जो करेक्शन आया है ये लोगों को डरा रहा है, बट अगर आप एक इन्वेस्टर है तो डरिए मत, डिप्स पे लीजिए। ये सब कंपनीज की अच्छी अर्निंग्स है, ये सब कंपनी की पेडिग्रीज है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और ग्रुप जो भी हो, आई थिंक और अर्निंग्स वैल्यूएशन देखिए उसके बारे में लोग बात करते हैं, बट कितने शेयरों को हमने देखा पिछले 1 सालों में वैल्यूएशंस रिच रहते गए और फिर भी स्टॉक चलते चले गए। सो आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो पेडिग्री है और जो अर्निंग्स का जो एस्पेक्ट है वो इंटैक्ट है, और मुझे लग रहा है कि सीमेंट में बहुत बड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ है जो अभी 3-6 महीना चलेगी। थोड़ा सा और इसको इजी कर देते हैं हमारे लिए जाते जाते। गौतम सर, गोल्डी लॉक्स के पास जो बढ़िया पैसा आ रहा है, कौन से टॉप 2 निफ्टी और कौन से टॉप 2 जो ब्रॉडर मार्केट्स पॉकेट्स हैं, उसमें सबसे प्रेफर्ड प्लेस आप लोग कहां सबसे ज्यादा पैसा झोंक रहे हो इस समय? देखिए, क्योंकि हम बैंक्स, आईटी और रिलायंस तीनों से दूर हैं, तो आई थिंक मैं अगर 2-3 स्टॉक्स अगर मैं रेकमेंड करूंगा, तो एक तो मेरा फेवरेट आईटीसी रहा है। आपको मालूम है, जब भी हम आपके शो में आए हैं, हमने आईटीसी को कहा है, और मुझे लग रहा है कि यहां से भी वो एक बड़ी स्टोरी बन सकती है। तो कभी भी अगर इसमें डिप्स आए 5-10% का जो आ ही सकता है मार्केट वीकनेस के कारण, तो वहां पर कमिटमेंट बनाइए। और कैपिटल गुड स्पेस में मुझे लगता है कि एलएनटी अगले 6 से 12 महीनों में अच्छा रिटर्न देगा। तो ये 2 स्टॉक्स आई थिंक निफ्टी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स हो सकता है, अलॉन्ग विद सीमेंट, जहां पर हमें एसीसी और अंबुजा तो अच्छा लगता ही है। अरे वाह भाई, आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो, और अगर बाजार में कुछ करेक्शन आना है, डिप्स आने हैं, तो ज्यादा अच्छे लेवल्स होंगे। पसंद है ये स्टॉक्स जो आपकी स्क्रीन पर पसंदीदा स्टॉक्स के तौर पे नजर आ रहे हैं। गौतम सर, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से मार्केट डायसेक्ट करके अपने व्यूज शेयर करने के लिए। और अब वो कल का सवाल जो उठाया था, और कल का सवाल हमारे साथ पैनल में थे 10 के अंदर ट्रेड में कोटक के श्रीकांत चौहान, और श्रीकांत ने वो सवाल पूछा था। तो भाई गौरव और स्वाति, आपके लिए भी होमवर्क है भाई, कोई बढ़िया कभी सवाल मिलेगा तो आप भी इस प्लेटफॉर्म पर रेज करिएगा, पर रेज करने से पहले ना हमारे प्रोड्यूसर साहब को बता दीजिएगा, वो प्लेट बनाएंगे इंटरेस्टिंग सवाल। श्रीकांत, पहले तो सवाल पूछिए अपना। बिल्कुल आशीष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, तो सवाल तो यही था कि लाइक भारतीय सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों होती है, किसके लिए होती है वो नहीं है, लेकिन क्यों, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग ही क्यों, और कोई कलर की क्रॉसिंग क्यों नहीं रखी है। तो ये एक सवाल था, और मुझे लगता है कि अभी मैंने काफी अच्छी तरीके से उसे क्लैरिफाई कर दिया है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ही क्यों है। हाँ वीरू, ढूंढा क्या आपने इसका आंसर?
नहीं आशीष, मेरे को नहीं मिला। अरे मैंने क्या करा, मैंने चीटिंग करी थोड़ी सी। मैंने बगल वाली की आंसर शीट टीपी, तो क्या ट्विटर पे बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे थे। तो एक का आंसर आया कि भाई जेब्रा, सबने अपना अपना इंटरप्रिटेशन रखा था उस सवाल का। तो एक का आंसर आया है कि टू नो कहां पे कार्स को रुकना है, जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए बनाई जाती है। एक बैट संजू बाबा ट्विटर आईडी, उन्होंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट वाज इंस्पायर्ड बाय जेब्राज। वो पैटर्न दरअसल कंफ्यूज करता है मक्खियों को, अलग दूर रखता है उनसे। तो ऐसे ही व्हीकल्स को अलर्ट करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स का इस्तेमाल होता है, ताकि जब नजर आए तो आप गाड़ी को स्लो कर लें, कंट्रोल में ले आए। सुरेश दीवान साहब लिखते हैं जेब्रा क्रॉसिंग कैन बी सीन फ्रॉम वेरी फार, तो आप अपनी दूर से देख के गाड़ी धीमी कर लेते हो। पर ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों, ये अभी आंसर नहीं आया। अब एक नितेश अवस्थी साहब ने कहा कि क्योंकि कॉन्ट्रास्ट जो ब्लैक एंड व्हाइट का होता है वो बेहतर विजिबिलिटी देता है रोड्स पे बाकी किसी भी कलर के कंपैरिजन में, इसीलिए रखा। और एक जफर साहब का आंसर था कि भाई 1950 के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने यूके में एक्सपेरिमेंट करा था। 1000 एक्सपेरिमेंटल साइट्स रखी थी, कलर्स अलग अलग कोड्स लेके। सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स का हुआ था, तो उन्होंने फिर ग्लोबली ये प्रैक्टिस बन गया लार्जली हर जगह ब्लैक एंड व्हाइट। पर श्रीकांत का सवाल था, वो कोई ढूंढ नहीं पाया कि काला और सफेद क्यों। आजकल कई जगह पीली दिखती है मुझे, पीली भी हाँ वो एड ऑन, लेकिन जेनरिक तो काला और सफेद है। जवाब तो श्रीकांत ही देंगे ना। आपने ढूंढा क्या? नहीं, मेरा इसमें एक एडिशनल सवाल है, ज्यादातर लोग जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही गाड़ी क्यों रोकते हैं? पीछे क्यों नहीं रोकते? तो श्रीकांत भाई आंसर क्या है, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों चुना था हमने? बिल्कुल, तो जैसा भी नीरज जी ने बताया कि जो डिसओबेइंग फैक्टर होता है, और मैंने देखा है कि इंडिया में कई बार हम लोग ट्रैफिक के काफी सारे रूल ब्रेक करते रहते हैं। तो नीरज ने एकदम सही बात बताई कि अगर हम कार रोकते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जाके रोकते हैं, उसके पहले नहीं रोकते। लेकिन यस, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 1897 में इंडिया में कार का लॉन्च हुआ था, यानी कि तब कारें इंडिया में आई थी। 1930 तक ये काफी अच्छी तरीके से फैल गई थी, यानी ब्रिटिशर्स लोगों के पास तो वो थी। और 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स ने सबसे पहले अपना एक प्लांट लगाया था। तब तक हम कार को इंपोर्ट कर रहे थे, यानी एक लग्जरी सॉर्ट ऑफ थिंग थी, और ब्रिटिशर्स लोगों के पास रहती थी, या कुछ काफी सुपर जो रीच लोग रहते थे उनके पास वो कार रहती थी। बट ये बात नहीं है, बात ये है कि तब 1930 में भी इंडिया में जो हॉर्स कार्ट होती है उसकी जगह पे, यानी कि हॉर्स कार्ट तो थी लेकिन कुछ जेब्रा कार्ट्स भी थी, और तब हम जेब्रा को यूज करते थे। और इनफैक्ट आशीष जी, अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका में अभी भी कई सारे रीजन्स में अभी भी जेब्रा को यूज किया जाता है, अगर घोड़ा गाड़ी के जैसे अगर उसको यूज करना है तो। बट जो जेब्रा होते हैं वो घोड़े जैसे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। तो तब ये जो जेब्रा की कार चलाते थे उनका ये ड्यूटी रहता था, उनका ये फर्ज रहता था कि वो अनाउंसमेंट करे, उनका ये काम रहता था कि वो अनाउंसमेंट करे कि आप जहां पे भी हो, जो भी कार आ रही है, जो भी ट्राम आ रही है, अगर उसे उधर ही खड़ा रहना है, क्योंकि ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते थे। ये शायद कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो उन कार के ऊपर चले जाते थे, और इसी वजह से इसे कंट्रोल करने के लिए वो हमेशा एक अनाउंसमेंट करते थे। और फिर फाइनली क्या हुआ कि इस कार्ड को बैन किया गया, और जब इसे बैन किया तो इनडायरेक्टली हमने इसी जेब्रा को यूज किया एज अ जेब्रा क्रॉसिंग, सो दैट जो आने वाला ट्रैफिक है वो रुके उस पर्टिकुलर लेवल पे, और जो सड़क को क्रॉस कर रहे हैं उनको सड़क क्रॉस करने दे। तब सिग्नल्स भी इतने बड़े पैमाने पे अवेलेबल नहीं थे, और इसी वजह से इन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग को यूज किया। ब्यूटीफुल, देखा, ये नहीं सोचा था कभी। मेरा तुक्का सही बैठा, जेब्रा की आत्मा घुस गई कार ड्राइवर्स के बीच में, रुकते ही नहीं। ये जबरदस्ती आंसर में अपना आंसर जोड़ दिया। मैं तो अंदाजे से बोला था। पर ये इंटरेस्टिंग है, वो डॉट्स को कनेक्ट करने में एक्सपर्ट है ना नीरज जी, कैसे है ना कि वो डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। मॉर्निंग में जो कमेंट्री पढ़ते हैं डॉट्स में, लेकिन उसको अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं और फिर ऐसे बताते हैं कि यानी कि नो डाउट कि उसमें तथ्य होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि नहीं, बढ़िया। तो डॉट टू द पॉइंट होते हैं। हॉर्स कार्ट होती थी और जेब्रा होते थे। जेब्रा जो होते थे वो बहुत वॉलेटाइल होते थे भाई, गुस्से में कहीं भी चढ़ चढ़ा जाते थे, कंट्रोल में नहीं रहते थे। तो ये जब जाती थी गाड़ियां अपने आप रुक जाती थी जहां थी। तब ये डिस्कार्ड हुए तो जेब्रा क्रॉसिंग की शुरुआत हो गई एज अ डेटरेंट। तो अभी गुस्से में कार वाले जेब्रा के ऊपर चढ़ा देते हैं। आप बदल गया दिन। ये इंटरेस्टिंग था।
नहीं, बहुत ही अच्छा। हाँ, ये कभी सोच, ये बहुत बढ़िया। श्रीकांत, थैंक यू। माय प्लेजर। ये वीरू वीरू भी एक कल का सवाल लेकर आया। बताइए वीरू, क्या सवाल है आज का? हाँ, जैम आशीष, आज का सवाल है कि एयर इंडिया के लोगो, महाराजा का आविष्कार यानी अस्तित्व किसने बनाया? आई मीन ये अभी भी अस्तित्व में है, सरकार ने इसे भी प्रोटेक्ट करके रखा है टाटा को देने के बावजूद। तो आज का प्रश्न यही है कि ये अस्तित्व में कैसे आया, इसको कैसे इमेजिन किया गया और किसे कैसे एयर इंडिया का लोगो बनाया गया? आशीष। महाराजा एयर इंडिया का लोगो किसे और कैसे ये बना, पता है, मैंने कहीं पढ़ी है। हाँ। ये कहीं पढ़, लेकिन अभी रिकलेक्ट नहीं हो रही। एग्जाम में आओगे तो फेल हो जाऊंगा मैं। आप नहीं, थोड़ी कल हिंट दोगे तो। बताएंगे, कल बताएंगे। ये कल इसका जवाब। हाँ। स्वाति, कुछ आंसर देने वाले हो क्या आप? नहीं, मैं भी कुछ सोच रही हूँ आशीष जी। तब ठीक है, मैंने कहा कि आज ही आंसर हो जाए तो फिर फंस जाते हम, कल का सवाल कहां से लाते। लेकिन चलिए, ये एयर इंडिया का लोगो कब और कैसे आया, ये आंसर ढूंढना है। चलिए, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, ओवर टू यू। चलिए, तो एक बड़े शॉकर को झेलते हुए मार्केट इस वक्त निफ्टी करीब 90 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस है, 450 पॉइंट कमजोरी के साथ ट्रेड करा। लेकिन इस वक्त आपको क्या करना है, आपके तमाम सवाल हैं उसका जवाब देंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। सुर्खियों के साथ शुरुआत।